अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबू बकर खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज 2 हफ्तों बाद व्हाट्सअप जो हैं वो मेरे हत्थे चढ़े हैं। और व्हाट्सअप, पहले तो आप ये बताइए कि आप इतनी देर कहाँ रहे? जी अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, क्या हाल है आपके? मेरा ख्याल है कि आप ठीक होंगे और इंशाल्लाह ताला आज जो हम काम करेंगे उसको भी आप बड़ी अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे और बड़ी हकीकी बातें जो है ना वो आप तक पहुंचाई जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आज बात करेंगे मरहूम सुल्तान रईस साहब के बारे में, जिनकी फिल्में देखकर मैं भी बड़ा हुआ और भट्ट साहब भी। तो भट्ट साहब, मैं पहला सवाल करूंगा कि सुल्तान रईस साहब ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ कहाँ से किया और उनका ताल्लुक किस जगह से था? ये भाईजान इंडिया से माइग्रेट होके आए थे पिंडी में। तो बेसिकली इनको पिंडी वाल ही कहा जाता था। तो ये मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या काम करते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बसों में कंडक्टर भी हुआ करते थे। हो सकता है वो इसलिए क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी गरजदार थी। मगर इनको ना अदाकारी करने का बड़ा शौक था। हाँ, ये पाकिस्तानी कोई भी फिल्म लगती थी ना, पंजाबी हो उर्दू हो, तो इनकी ख्वाहिश होती थी कि मैं पहले दिन ही जाके ना उस फिल्म को देखूं। और जो देख के आते थे तो घर आके कमरे में जाके उसकी बकायदा कॉपी करके एक्टिंग वगैरह करते थे। तो लोगों को भी, अपने यारों दोस्तों को भी सुनाते थे कि यार मैं आज फलां फिल्म देख के यहाँ बड़े आया, उसने क्या काम करना जो मैं करूँगा, देखें एक दिन दुनिया देखेगी। यानी वो ये कह सकते हैं कि उस वक्त वो कहते हैं ना कि एक किस्म की वो मिमिक्री करते थे। और उस वक्त कौन थे मशहूर? उन जिन वक्तों में ये आए ना, अकमल साहब होते थे, सुधीर साहब होते थे, असद वारी साहब होते थे, मदर शाह साहब होते थे, मदर शाह साहब होते थे, यूसुफ खान साहब होते थे। तो ये तो बहुत बाद में आए। ये फिर आते आते ना इन्होंने स्टूडियो में आने के लिए बड़ी तवज्जो की, वो बड़े लोगों के साथ मिले खुले, तब जाकर स्टूडियो के अंदर एंटर हुए। फिर कुछ आपको पता ही है कि कुछ यार तो ऐसे भी होते हैं जहाँ कहीं थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता है। किसी को सिगरेट की डब्बी ले दी, किसी को चाय पिला दी, किसी को खाना खिलवा दिया। तो जब आदमी को शौक होता है ना जी, वो अपनी स्ट्रगल को जारी रखता है तो अल्लाह एक दिन उसे कामयाब कर देता है। ये फिर इन्होंने छोटे छोटे रोल किए एक्स्ट्रा फिल्मों में। तो इनको बड़ा शौक था मैं विलन बनूं, मैं बड़ा हीरो बनूं। ये बेसिकली पैंट शर्ट टाई कोट और हैड, ये हर वक्त यही लिबास में होते थे। सूटेड बूटेड रहते। थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी। जी, जी। मेरे वाले साहब अल्लाह गरीके रहमत करे प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करते थे। चाचा मोहम्मद सैन साहब उनका नाम है, मैं उनका बेटा हूँ। तो ये मेरे वाले साहब के पास ना आता था, खाना वगैरह भी खाना। मेरे वाले ने इसी तरह इसको खाना खिलाना जैसे वो अपना इसको बेटा समझता है। चाय वाय पिलानी। तो फिर जाती बार, अब मैं क्या बातें करूं कि किराया वराया भी दे देना प्यार मोहब्बत से। तो राई साहब ने कहा करना कि यार चाचा जी मुझे कहीं काम वाम दिलाओ। तो फिर मेरे वाले साहब की ना बड़ी अल्लाह के फजल से फिल्म इंडस्ट्री में जाया थी। तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, मेल फीमेल मेरे वाले की बहुत इज्जत करते थे। तो ये मेरे वाले साहब ही मुझे बातें जो है ना सुनाया करते थे जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया हूँ। तो वहाँ से फिर ये आहिस्ता 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 सर्वाइव करता गया। तो थोड़े से काम से थोड़ा ज़्यादा होता गया। फिर एक फिल्म आई जो इनका ना वो बनी अपना टर्निंग पॉइंट। वो फिल्म का नाम था बाबल। हाँ जी, बड़ी मशहूर। वो बनाई थी इकबाल कश्मीरी साहब ने, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, आमीन। उस फिल्म में ये राई साहब ने अपना जो है ना दिखाया था। उसके बाद फिर असलम डार साहब थे एक डायरेक्टर, वो उनका भाई कैमरामैन होता था। वो इससे पहले फिल्में बनाते थे नसरुल्लाह भट्ट साहब के ऊपर। अच्छा। जंगली टाइप की, दारा, चट्टान, उस तरह की फिल्में बनाते थे। वो उनकी फ्लॉप हो जा रही थी। वो फ्लॉप इसलिए हो जा रही थी कि उनके पास इसके अलावा कोई ट्रैक ही नहीं था। वो नसरुल्लाह भट्ट को लेते थे, कभी रानी उसके साथ डाल दी हीरोइन, कभी कोई कभी कोई कभी, तो उनकी कोई फिल्म चली नहीं। एक फिर उनका भी टर्न पॉइंट ऐसा बना कि एक स्क्रिप्ट आया अजीज मेरठी साहब का, अच्छा, जिसका नाम था बशीरा। बड़ी शोराफाक। वो राई साहब ने जब वो फिल्म की है ना, तो भाईजान फिर राई 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 हो गई। तो फिर राई साहब को अल्लाह के फजल से किसी ने पीछे नहीं हटने दिया। अच्छा भट्ट साहब, मेरा यहाँ पे दूसरा सवाल है कि आपके ख्याल से जो उस वक्त के हीरो थे, यानी जिनमें यूसुफ खान थे, इकबाल हसन थे, उनको आप कैसे मुआवजना करते हैं सुल्तान रईस साहब के साथ? भाईजान वो सुल्तान रईस साहब को ना तो मुआवजने वाली तो बात नहीं है। सुल्तान रईस साहब अपनी जगह पे बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे।
और यूसुफ खान साहब माशाल्लाह हैंडसम थे, स्मार्ट थे, खूबसूरत थे, बड़क उनकी भी- पठान थे। हाँ, बड़क बड़ी लेकिन बात जो बड़क मदद शाह साहब की थी ना, और टब्बर खा जाते डकार ना मारा। है। लिमू वगैरह फेंक दें। मतलब हर फिल्म में मदद शाह साहब की ना कोई ना कोई बड़क होती है, बड़क उनकी मशहूर थी। यूसुफ खान साहब जो थे ना, वो काम ये करते थे कि गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, जैसे सपोज करें उनकी फिल्म है शरीफ बदमाश, उनमें वो बड़ा शरीफ सा लड़का होता है, वो सिचुएशन ऐसी बनती जाती है उनको भी बंदूक पकड़नी जरूरत पड़ जाती है। तो बात ये नहीं है कि सभी आर्टिस्ट, सुधीर साहब, अकमल साहब, अब अकमल साहब अल्लाह करीक रहमत करे 38 साल की उम्र में फौत हो गए। जी जी जी। उनकी भी बहुत लंबी कहानी है, वो किस दिन आपको सुनाई। मैंने जितना काम किया ना राय साहब के साथ, मैंने खुद एज ए डायरेक्टर एक भट्ट बहादुर के नाम से फिल्म बनाई थी हाँ जी। 1978 में। तो उसका भी एक छोटा सा वाकया अगर आप जी इजाजत जी, दें तो मैं जरूर वो जरूर सुनाता हूँ। जरूर जरूर। तो मैं राय साहब के पास गया इस फिल्म के लिए, मैं सलाम दुआ की, मगर राय साहब मुझे नहीं जानते थे कि ये चाचा हुसैन का बेटा है। ठीक है। तो मैं भी जब उनके पास गया तो मैंने भी नहीं उनको कहा कि आगा साहब मैं फलां फलां बंदे का रिलेटिव हूँ। मुझे कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, एक मैं पैसे बहुत ज़्यादा लेता हूँ, दूसरा मैं तेरी फिल्म कर नहीं पाऊँगा। मैंने कहा आगा साहब मैं नया नया डायरेक्टर हूँ, हसन तारक साहब मेरे उस्तादों में से, अल्लाह की रहमत करे, तो इसका फिर मतलब है कि हम फिर डायरेक्टर नहीं बन सकेंगे जिस काम के लिए हम आए थे। वो कहता है यार तुम जो बात कर रहे हो ना कि जल्दी फिल्म, तो ये लेट हो जाएगी। खैर मैं टूटे हुए दिल से ना मैं चला गया, घर चला गया। तो इससे पहले ना मैंने यूसुफ खान साहब को ही लिया था। अच्छा, भट्ट बहादुर के लिए, इसलिए कि यूसुफ खान साहब एक तो कश्मीरी लगते थे, जी जी, दूसरा हैंडसम थे, कदावर थे, खूबसूरत थे। तो मैंने उनको 10,000 रुपया एडवांस भी दे दिया था। तो मैं बड़ा खुश था कि यार यूसुफ खान मेरी फिल्म में काम करेगा। तो जो मैं उसका गेटअप चाह रहा था ना कि जिस तरह आप समझ लें मेरे बाल हैं, इसी तरह मैं उसके बाल रखूँगा, कश्मीरी, मतलब शहरदार कश्मीरी है, शहर में रहने वाला, गाँव का नहीं है। तो ये कहीं पैंट भी पहनेगा, कहीं हाँ इस तरह का। तो जब मैं घर गया ना तो मेरे वालिद साहब ने मुझे पूछा कि यार वो किसको हीरो लिया है। मैंने कहा जी मैंने यूसुफ खान साहब को 10,000 रुपये दिए, 1 लाख रुपए का मैंने उन्हें किया है। कहते यार तूने बहुत गलती की है, तू फौरन उससे अपने पैसे वापस ले ला। क्योंकि यूसुफ खान साहब की एक बात बड़ी मशहूर थी कि वो किसी भी फिल्म की शूटिंग पे, चाहे वो छोटे डायरेक्टर की है, चाहे वो बड़े डायरेक्टर की है, चाहे वो किसी शरीफ आदमी की है, चाहे वो किसी बदमाश की है, बिला वजह मूंछ ऐसे उतार के शूटिंग छोड़ के चले जाते थे। अच्छा। तो मेरे वाले साहब मुझे कहने लगे कि यार देखो, अगर तेरी फिल्म पे या तेरी शूटिंग पे वो किसी दिन बगैर वजह के मूंछ उतार के चला गया, एक तो मेरी इंसल्ट है, दूसरा तेरे जो प्रोड्यूसर है ना मियाँ अरशद भट्ट साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो पीपल्स पार्टी के बड़े करता देता थे। वो प्रोड्यूसर थे, वो थोड़े से बदमाशी लाइन में उनका तल्लुक था। तो यार उससे फौरन ना पैसे वापस ले लो। तो इसके साथ ही मैंने आसिया बेगम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनको भी मैंने 10,000 रुपये एडवांस दिए हुए थे। तो यूसुफ खान साहब को ना 3-4 दिन मैं जाता रहा तो मुझे ऐसे ही कहते रहे यार डेटिंग करते हैं। तो मैंने एक दिन उन्हें ये ना कहा कि मेरे बाप ने ये कहा, मैंने कहा जी आप ऐसा करें, आप मेरे वो पैसे वापस दे दें, मैं किसी और को ले लेता हूँ, मैं फिल्म जल्दी बनाना चाह रहा हूँ। तो उसने 2 दिन के बाद ना मुझे वो 10,000 रुपये वापस कर दिए। अब मैं राय साहब के पास चला गया। राय साहब के पास जब गया और मेरी अंदर से एक ख्वाहिश भी थी कि यार अगर राय साहब भी मेरी फिल्म में काम करें, क्योंकि वो वक्त का बड़ा उस वक्त सुपर हिट एक्टर था और हमेशा ही सुपर हिट है। तो वो ना राय साहब ने मुझे जो पहले मैंने बात बताई है वो ही कही। तो फिर मैं ना अपने वालिद साहब को साथ लेके चला गया। ये उस वक्त रहते थे समनाबाद, तीसरे गोल चक्कर पे, चौधरी कॉलोनी उसको कहते थे। अच्छा। तो हम सुबह कुछ 7-7:30 बजे मैं और मेरे वालिद साहब घर चले गए। पहले वाल दिए एक लड़का आया, तो मेरे वालिद साहब ने उसे कहा कि यार जाओ राय साहब हैं तो उसे बोलो चाचा मोहम्मद साहब साहब आए। वो लड़का ऐसे अंदर गया। अब मैं यार जितना भी
झूठ बोलूं या लोग पता नहीं इसको झूठ ही समझे, हम्म, और राय साहब भागे हुए आए हैं भाई। वेरी गुड। तो उसने आके मेरे अब्बा जी को सलाम किया है और बगल गिर हुए हैं और मेरे वालिद साहब को ले गए अंदर। मैं भी साथ साथ ऐसे ही ड्राइंग रूम था, बैठे हैं। राय साहब ने पंजाबी में आवाज दी, ओए बच्चा अच्छे तरह कोई नाश्ता वाश्ता लेके आओ, मेरा प्यू मेरे घर है। वाह वाह, आजिज आदमी थे, प्यार आज करने वाले। यार क्या बात है, मैं अभी आपको उनकी और बातें सुनाता हूँ। मेरे वालिद साहब ने कहा कि राय साहब बच्चे हम नाश्ता वाश्ता करके हैं, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने इसकी फिल्म क्यों नहीं की। हम्म मैंने कहा चाचा जी ये कौन है? मैंने कहा मेरा बेटा है। हम्म, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਸੈਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੱਖ, अच्छा वाह अभी जाके। वाह। मैं कहा जी यार ਤੁਹਾਡਾ एडवांस है, ये भी आप अपने पास रखो, तुम वो हस्ती को मेरे पास लेके आए हो जिसे मैं इनकार नहीं कर सकता। अगर मैं ये हूँ अल्लाह के बाद इस बंदे की वजह से मैं आज सुल्तान आई हूँ। वाह जी वाह। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपसे ये बात लाजमी शेयर करूंगा क्योंकि सुल्तान रईस साहब के बारे में कहा जाता है वो इंतहाई हम्बल, आजिज और बड़ों का कहना मानने वाले थे। क्योंकि उनका जो ब्रॉटअप है वो जाहिर बात है कि एक बड़े ही रिलीजियस घराने में हुआ और उनके वालिद साहब जो हैं वो बड़े ही डिसिप्लिन्ड आदमी थे और असूल पसंद आदमी थे। और जो सुल्तान रईस साहब की उर्दू थी ना, वो इतनी कहते हैं ना कि शुस्ता थी। जी जी। वो इसी वजह से थी कि उनका ताल्लुक जो है वो यूपी के एक गांव से था, सहारन से। तो इस वजह से सुल्तान रईस साहब ये भी चाहते थे कि मुझे उर्दू फिल्मों में चांस दिया जाए और मेरे ख्याल से उर्दू फिल्म में उन्होंने काम किया। और मैं यहाँ पे दोबारा भट्ट साहब की बात को एक सवाल के अंदाज में मुंतकिल करूंगा कि भट्ट साहब फिर आपकी वो बट बहादुर सुल्तान रईस साहब को लेने के बाद भी नाकाम क्यों हुई? वो सर मेरी वो फिल्म नाकाम नहीं हुई थी। मेरे साथ एक फिल्म लगी थी परमट और एक रंगीला साहब की गरीके रहमत करे अल्लाह, हाँ जी। उसका नाम था एक वोटी तीन लाड़े। ये 3 फिल्में लगी थी। मेरी फिल्म लगी थी पैलेस सलमे में जो आज नहीं है, और परमट लगी थी सनोबर सलमे में, वो भी आज नहीं है, और रंगीला साहब की फिल्म लगी थी रीजेंट सिनेमा में, वो भी आज नहीं है। वो मेरी फिल्म भाईजान सुपरहिट फिल्म थी। जैसे ही पहला शो मेरी फिल्म का ख़त्म हुआ था तो मुझे इतने हार पड़े हुए थे। मेरे भाई, बड़े भाई मेरे जो साथ होते थे मेरे, अल्लाह उनको भी गरीके रहम का, वो दुनिया में नहीं है, तो वो मुझे ना कंधों में उठा के तो लक्ष्मी चौक में लेके आए थे। तो इम्तियाज़ कुरैश साहब थे फिल्म परमट के डायरेक्टर और राइटर भी, वो लिखा भी करते थे। इम्तियाज़ साहब और होते थे, कुरैश साहब और होते थे, भी 2 बंदों की जो वो जैसे सलीम जावेद इस तरह। तो वो आगे मुझे मिले हैं, उन्होंने मुझे, मैं अगर इस बात को झूठ कहूँ तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा है। तो मुझे इम्तियाज़ साहब ने यूं करके शाबाश दी और बड़े खुश हुए कि यार तेरी फिल्म मेरी फिल्म से भी अच्छी गई है। वाह। लेकिन भट्ट साहब, मेरा बेसिक सवाल ये है कि मैं इंटरनेट पे भी, क्योंकि भट्ट साहब के साथ 15 साल पहले मुलाकात हुई थी तो इसी सूरत में मुलाकात हुई थी। भट्ट साहब इंटरनेट पे भी नहीं है। और दूसरा ये है कि जो सुल्तान रही की कहते हैं ना कि मेजर हिट्स में नाम है, उसमें वो बट बहादुर का नाम नहीं है। या तो फिर ये है कि वो मेजर हिट्स थी, वो जैसे मौला जट हो गई, बशीरा हो गई। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी फिल्म 4 वीक चलने के बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर था। उन्होंने हमारे प्रोड्यूसर की वजह से उसको बैन कर दिया था। वो अच्छा, यानी वो पाबंदी पे आ गई। ठीक है। अच्छा, 200 फिल्म उन्होंने ना रिकॉल करके उनको बैन कर दिया था बगैर किसी वजह के। अच्छा भट्ट साहब, अब मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं सवाल करूंगा क्योंकि सुल्तान रईस साहब की बातें इतनी ज़्यादा हैं कि काफ़ी घंटों लग जाएं। मुझे ये बताइए, इंडियन फिल्म शोले या पाकिस्तानी मौला जट? ऑनेस्टली बताना आपने, फिर उसके बाद मैं अपनी भी टेक दूंगा। देखो जी, जहाँ तक इंडियन फिल्म शोले का ताल्लुक है ना, वो उनके लिहाज से, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से वो भी सुपर हिट है। और मौला जट जो है वो हमारे कल्चर के हिसाब से वो उससे ज़्यादा बड़ी फिल्म है। इंडिया ने 2-3 बार उसको कॉपी करने की कोशिश किया मगर नहीं कर सके। उसी तरह मैं आपको यही बात बताऊंगा कि नाजरीन को कि शोले फिल्म ने अमिताभ बच्चन का जो करियर है वो बुलंदियों पर पहुंचा दिया। धर्मेंद्र ऑलरेडी हिट थे उस वक्त। दूसरी तरफ मौला जट ने, कहते हैं ना कि नूरी नाथ के कैरेक्टर को, मैं क्योंकि सुल्तान रईस साहब तो पहले ही हिट थे, ठीक है, लेकिन मुस्तफा कुरैशी साहब को भी एक दफ़ा कहते हैं ना कि शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मैं यहाँ पे भट्ट साहब 2 बातों के साथ डिफ्रेंशिएट करूंगा मौला जट और शोले को, कि मौला जट जो है ना वो अक्कासी करती थी
उस तबके की जो कि मजलूम तबका था, जी ठीक है, जिनके साथ ज्यादतियां होती थी, ठीक है। लोग जब सुल्तान रही को देखते थे, एक्शन में देखते थे, तो बड़के मारते थे, नारे मारते थे, सीटियां मारते थे कि हम जो नहीं कर सकते वो ये कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसका जो टॉपिक था वो बड़ा जबरदस्त था, वो इसलिए क्योंकि उनके नासिर अदीब ने वो फिल्म लिखी, नासिर अदीब ने वो फिल्म लिखी है। लेकिन यहाँ पे मैं नासिर अदीब को पूरा क्रेडिट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो जो अहमद नदीम कासमी का था ना नावल गंडासा, उससे वो माखूज था। तो बहरहाल नासिर अदीब ने, माफी चाहता हूँ, उस गंडासे से मुतासर हो गए उसने फिल्म लिखी थी वैशी जट। और नासिर अदीब साहब के माफी से, नासिर अदीब साहब वो खुद ही कहते हैं कि मैंने आज तक जितनी फिल्में लिखी हैं, मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री को मैंने सारी वो गंडासा ही लिखी है। सही कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मौला जट थी ना, उसके जो गाने थे वो बड़े अच्छे थे। शोले को मैं किसी सूरत में भी नहीं कहूंगा कि वो उससे कम थी, वो इसलिए नहीं, वो बेहतरीन फिल्म थी। अगर मैं उसमें देखूं ना कि इन दोनों फिल्मों में अगर किसी को कहते हैं ना कि सही मानों में बूस्ट मिला है कि जो लोग आज भी याद करते हैं, एक तो गब्बर सिंह को और दूसरा नूरी नथ को, कि सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, ठीक है। और नथ 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 नवा आया सोने, ये था उसका डायलॉग, कहंदा अज नूरी नत तेन मौत के खूह च इहो जिहा नचाएगा कि तेरे तेरे मुंह चो नत 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 दी आवाज आएगी। नच नच नत नत नत, अच्छा, नत नत दी आवाज आएगी। बहुत बड़ा कैरेक्टर था। मैं ये सरवर भट्टी साहब जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे ना जी, वो कहते हैं कि ये कैरेक्टर मैंने कंसीव किया था खुद के लिए नहीं, अच्छा, फिल्म के लिए। अच्छा, ठीक है। इस फिल्म के डायरेक्टर पहले कैफी साहब को लेना चाह रहे थे। जी। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, असद कैफी साहब, उनके वाले साहब, अल्लाह उनको भी रहमत करे। कैफी साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। इनका अपना अदारा होता था भट्टी पिक्चर के नाम से, अनैसन भट्टी साहब, कैफी साहब फिल्म में डायरेक्शन करते थे। और कैफी साहब ने एक्टिंग क्यों शुरू की, एक बार हबीब साहब का बड़ा दौर था। हबीब साहब टॉप के एक्टर थे, अल्लाह उनको भी रहमत करे। तो हबीब साहब के पास गए एक फिल्म के लिए, तो हबीब साहब ने कहा यार मेरे पास टाइम भी नहीं है, ऊपर से मैंने अपना मुआवजा भी बढ़ा दिया हुआ है। तो इन्होंने फिर दोनों भाइयों ने बैठ के ये मशवरा किया कि यार वो रोल तुम करो, सारा डायरेक्शन भी करो, ठीक है। तो तब जाके कैफी साहब ने ये एक्टिंग शुरू की थी। मगर एक्टिंग में कैफी साहब जो भी थे बहुत अच्छे थे उनकी, लेकिन जो डायरेक्टर थे ना, वो मैं खुद समझता हूँ, मैं भी एक छोटा सा डायरेक्टर हूँ, कि उनके पाए का डायरेक्टर नहीं था कैफी साहब। अच्छा बट साहब, मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि हमारा व्लॉग जो है काफ़ी लंबा होता जा रहा है, कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो कि पिछले, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, यानी पिछले 35 साल से मैं देख रहा हूँ, 40 साल से देख रहा हूँ कि ये जवाल का शिकार है। ख़ास तौर पर ये जो आखिरी 20 साल थे, इसमें फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह होगी। इसकी चंद वजूहात बताइए नाजरीन को। नहीं भाईजान, मैं नहीं समझता कि ये जवाल का शिकार रही है। हमारे यहाँ ना जो भी काम होता ना, जुबानी कलामी होता था, रिटर्न कुछ नहीं होता था। जो पुराने लोग थे ना, अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जब इनमें नए आ गए ना अपना, और सब आपका मुराद ये है नए वो कि जो अपनी पहली बेच के आते थे? मैं बता रहा हूँ कि पंजाबी कहते ने आलने तो डिगया बोर्ड। हाँ जी। जिसका कोई उस्ताद नहीं, जिसका कोई पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, बस 4 पैसे वो लेके आया, तो उसने आगे कहा यार वो मेरा भाई एक बदमाश था, उस पर फिल्म बना दो और ये हीरोइन डाल दो, ये हीरोइन डाल दो। अब यहाँ काम कम होता जा रहा था महंगाई की वजह से। तो बट साहब, मैं ये पूछूंगा कि राही साहब के जाने के बाद आपको लगता है कि शान, सऊद, बाबर अली, शफकत चीमा, इन्होंने इंडस्ट्री को कुछ सहारा दिया? नहीं, इन्होंने बेड़ा गर्क किया। वो कैसे? अब मैं बताता हूँ ना। जब राही साहब थे ना, तो राही साहब के साथ शान ने भी पंजाबी फिल्में करनी शुरू कर दी थी। तो कुछ देर को 4, 5, 6 फिल्में उसने की होगी, उसके बाद इसने कह दिया कि जी मैं राही साहब के साथ काम ही नहीं करूंगा। वो क्यों? वो ये समझता था कि राही के साथ काम करके ना मैं डिग्रेड हो रहा हूँ, अच्छा, मेरी वैल्यू कम हो रही है। तो राही साहब जो है ना, मैंने आज तक उसको ना ऊंचा बोलते हुए देखा है फिल्म के अलावा, ना किसी के साथ बदतमीजी करते हुए देखा है। बड़ा हंसमुख आदमी था, बड़ा खुदा तरस आदमी था। उनके बहुत सारे वाकयात हैं कि वो ये भी कहा करते थे
कि पुत्री, ये उनका तकिया कलाम होता था, पुत्री। अब पुत्री, जब मैं नहीं होऊंगा तो यहाँ ताले लग जाएंगे। भाईजान, ये उस वक़्त की बात कही हुई, ताले क्या, एक बहुत बड़ा एशिया का, हमारे पाकिस्तान में एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो जिसको बारी स्टूडियो के नाम से जाना जाता था, वो बिक गया, वो खंडर बन गया, गिरा दिया गया है सारा। ताले तो क्या, अब इसकी भी किसी दिन मेरे साथ आप बैठ के लाजमी करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टूडियो कैसे बना था और कितनी मेहनत के बावजूद बना था। तो राय साहब इतनी साबित करते थे, ऐसे देते थे, दूसरे हाथ को पता नहीं लगने देते थे। भाईजान, राय साहब थे ना, जो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि आपकी वो लंबा हो जाएगा व्लॉग, कि बहुत सारे लोगों को उम्रे करवाए, हज करवाए, बहुत सारी बेटियों की शादियां करवाई। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी और बात है। कई लोगों को घर लेके दिए हुए थे, किसी को रेंट पे, किसी को अपना। उस वक्त सस्ते समय थे, राशन पहुंचाया करते थे। राशन पहुंचाया कर। उसके बाद जब वो फौत हुए ना, तो मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना। आप कभी उनका जनाजा देखे ना, यूट्यूब पे उठा के जी देखना, जी, मैंने देखा। अगर हो सके तो उनका लगाना भी अपना शॉर्ट्स, कि मुझे उस दिन पता लगा था कि लाहौर में इतनी दुनिया रहती है। वाह वाह वाह। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग, जो कि मैं ये समझता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि जो कि कंट्रोवर्शियल हो, या हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि खिलाफ वाक़या हो। यानी भट्ट साहब ने आपके साथ जो भी बातें शेयर की, वो वाकई सही बातें थी, वो कोई ये नहीं था कि अपने पल्ले से वो कर रहे हैं। बाकी आपने लाजमी बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और मैं आपसे जाते हुए गुजारिश करूंगा कि सब राय साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और हम ये भी दुआ करें कि हमें इस तरह का एक फ़नकार और मिल जाए, ताकि हमारे 40-50 साल जो हैं वो अच्छे गुजर जाएँ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।